नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक है चिंतन का अर्थ एवं चिंतन के प्रकार, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ थिंकिंग। चिंतन, थिंकिंग। चिंतन समस्या समाधान की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए बाहरी तत्वों के स्थान पर आंतरिक ज्ञान, मानसिक शक्तियों, भाषा, संकेत, प्रत्यक्षीकरण आदि सभी को अधिक महत्व प्रदान करता है। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नवीन परिस्थितियों या समस्या का सामना व समाधान करने के लिए अपने पूर्व अनुभव एवं पूर्व ज्ञान को ज्यादा महत्व देता है। अब देखते हैं चिंतन के प्रमुख तथ्य क्या हैं। नंबर 1, चिंतन का प्रारंभ किसी समस्या, बाधा या कठिनाई से होता है। जैसे ही आपके सामने कोई समस्या, बाधा या कठिनाई आती है, आप तुरंत क्या करने लग जाते हो? थिंक करने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो, थिंकिंग करने लग जाते हो, चिंतन करने लग जाते हो। नंबर 2, चिंतन प्रक्रिया की समाप्ति समस्या समाधान के द्वारा होती है, और जब समस्या का समाधान हो जाता है तो आपका चिंतन करना भी बंद हो जाता है। नंबर 3, चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अनेक सामान्य प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। 4, चिंतन प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ती है। 5, चिंतन में विश्लेषण एवं संश्लेषण दोनों ही पाया जाता है। 6, चिंतन में ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक तीनों ही पक्षों को शामिल किया जाता है। 7, चिंतन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, बिना उद्देश्य के चिंतन नहीं किया जाता। 8, चिंतन के आधार पर ही व्यक्ति वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है और समायोजन करता है और समस्या का समाधान निकाल लेता है। 9, चिंतन ही वह तत्व है जिसके आधार पर व्यक्ति एवं पशु में अंतर किया जाता है, क्योंकि पशु चिंतन नहीं कर सकता है जबकि व्यक्ति समस्याओं का चिंतन कर सकता है। 10, चिंतन का उद्देश्य समस्या को सुलझाना होता है, उलझाना नहीं। 11, समस्या समाधान के प्रयत्न व भूल विधि चिंतन पर ही आधारित है। अब देखते हैं चिंतन के प्रकार। नंबर 1, स्वली या स्वपरायण चिंतन, ऑटिस्टिक थिंकिंग। काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति। उदाहरण, स्वप्न देखकर उसे सबको बताना, या कोई विद्यार्थी अभी कल्पना कर रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और फिर मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा आदि। इसे स्वपरायण चिंतन या काल्पनिक विचारों या इच्छाओं की अभिव्यक्ति वाला चिंतन कहते हैं। बी, यथार्थवादी चिंतन। यह चिंतन वास्तविक समस्याओं से संबंधित होता है, यह कोरी कल्पना नहीं होता। इसके निम्न प्रकार है। नंबर 1, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। इसे प्रत्यक्ष, मूर्त, स्थूल चिंतन भी कहते हैं। विषय वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क में आने पर ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। यह चिंतन छोटे बालकों, मंदबुद्धि बालकों तथा पालतू जानवरों में ज्यादा पाया जाता है, जिनके सामने समस्या आ जाती है और फिर वो उसकी तुरंत चिंतन करने लग जाते हैं। वास्तविक चिंतन। नंबर 2, प्रत्यात्मक चिंतन। इसे अमूर्त, सूक्ष्म चिंतन भी कहते हैं। यह चिंतन का सर्वश्रेष्ठ रूप है। इस चिंतन में शब्दों, भाषा व संकेतों को अधिक महत्व दिया जाता है। यह चिंतन बुद्धिजीवियों, दार्शनिकों, डॉक्टर, अध्यापकों, इंजीनियरों, वकीलों, टेक्नीशियनों आदि में पाया जाता है। अगला है सृजनात्मक चिंतन। इसे कलात्मक या रचनात्मक चिंतन भी कहते हैं। यह आगमनात्मक चिंतन भी कहलाता है। इसी के कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कला कौशलों, संगीत, नृत्य, नाट्य कला में अपनी तरफ से कुछ नया जोड़कर नई नई कला बना देता है। इस चिंतन में मौलिकता व नवीनता अधिक होती है। यह चिंतन
कलाकार, संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार आदि में पाया जाता है। बाल्यावस्था में यह चिंतन प्रारंभ हो जाता है। सृजनात्मक चिंतन में क्या होता है? सृजन कर देता है व्यक्ति, वो अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करके नई नई कला, नई नई चीजें, नए नए संगीत ये सब बना देता है नवीनता, मौलिकता के द्वारा। नंबर 4, तार्किक चिंतन। इस चिंतन में तर्क, वितर्क एवं वाद विवाद को अधिक महत्व दिया जाता है। 5, निर्देशित चिंतन। यह चिंतन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की इच्छा से प्रारंभ होता है तथा उद्देश्य प्राप्ति तक चलता है, और जैसे ही उद्देश्य प्राप्त हो जाता है फिर उसके बाद यह चिंतन समाप्त हो जाता है। जैसे बालक अध्यापक बनना चाहता है तो वह तब तक चिंतन और प्रयास करता रहेगा जब तक कि वह अध्यापक नहीं बन जाता। 6, अनिर्देशित चिंतन। इस चिंतन में व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के सफलता प्राप्ति के लिए कोशिश करता रहता है। वो सारे तरह के एग्जाम देता रहता है, कभी सीटेट का देगा, कभी क्लर्क का देगा, कभी किसका। उसको पता ही नहीं होता कि मेरे में क्या क्वालिटी है और मेरे को कौन से फील्ड में जाना है, बस वो तो सब एग्जाम देता रहता है। तो ये अनिर्देशित चिंतन है। नंबर 7, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंस थिंकिंग। इसमें मौलिकता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इससे व्यक्ति उत्तर की खोज में चिंतन करने लगता है और समस्या का विस्तृत समाधान या उत्तर देता है। जैसे लकड़ी के क्या क्या उपयोग हैं, पर्यावरण के बारे में बताइए। तो ये क्या है? अपसारी चिंतन। इसमें क्या होता है? समस्या के बारे में व्यक्ति विस्तृत उत्तर लिखता है, विस्तृत रूप से सोचता है, उसकी थिंकिंग बहुत बड़े लेवल की हो जाती है अपसारी चिंतन में। अभिसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंध रखता है। ध्यान दे, अभिसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंध रखता है। सृजनशील या रचनात्मक बालकों में अभिसारी चिंतन ही पाया जाता है। अब है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इस चिंतन का व्यक्ति यांत्रिक तरीके से सोचता है और एक निश्चित स्तर उत्तर पर पहुंचता है। अभिसारी चिंतन बुद्धि से संबंधित होता है और इसे निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इस चिंतन के द्वारा समस्या या प्रश्न का केवल एक ही हल या उत्तर निकलता है। जैसे भारत का पीएम कौन है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, केवल एक उत्तर निकलेगा, इसमें बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा ज़्यादा। तो अपसारी चिंतन में तो समस्या की बहुत बड़ी व्याख्या और बड़ा उत्तर निकलता था, कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता था, जबकि अभिसारी चिंतन में समस्या का एक स्पष्ट उत्तर निकलता है। यह है दोनों में अंतर। यह चिंतन केवल एक बिंदु पर ही केंद्रित होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, एक अभिसारी चिंतन एवं अपसारी चिंतन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग गिलफर्ड ने किया था। अपसारी चिंतन का संबंध बुद्धि से है, जबकि अभिसारी चिंतन का संबंध किससे है? सृजनात्मकता से।